अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मज़ीद लोगों को कत्ल होता नहीं देख सकते। तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले भी मुज़ाकरात की बारहा कोशिशें की गई हैं, लेकिन ड्रोन हमले इन कोशिशों को सबोताज करते तो कभी चर्चों पर हमले। सवाल यह है कि अगर हमले खत्म हो भी जाएं तो क्या ड्रोन की बंदिश मुमकिन है? कल इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमला होता है तो नेटो सप्लाई बंद कर देंगे। एक जानिब अमरीका तालिबान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर रहा है तो दूसरी जानिब ड्रोन हमले भी जारी रखे हुआ है। क्या ये दोहरा म्यार मुज़ाकरात को कामयाब होने देगा? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही कुछ बात होगी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां अमन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कराची बदअमनी केस में रिमार्क्स दिए हैं कि कराची में बदअमनी की वजह सिर्फ लिसानी बुनियादों पर लड़ाई ही नहीं है, बल्कि कराची पर कब्जे की ये जंग है, कराची पर कब्जे की ये लड़ाई है, जिसमें मुख्तलिफ गिरोहों को सियासी जमातों की सियासी, अखलाकी और मुआशी हिमायत हासिल है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो कराची हम सबको खुदा हाफिज कह देगा। रोशनियों का शहर कराची क्यों हमसे रूठ रहा है? अमन की बहाली क्यों एक ख्वाब बनकर रह गई है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम खबरें शेयर करेंगे क्लासर साहब और काजी साहब भी। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो कल भी हमने जिक्र किया था, आज में जनूबी वजीरिस्तान में कुछ रिपोर्ट्स जो हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम की सीएसएम की रिपोर्ट के वहाँ मिनरल्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है वहाँ पे। एक बड़ी, मैंने चूँकि कल इतफाक से बात ये सामने आई तो मैंने जब इसको एक्सप्लोर किया तो ये कैसी स्टोरी है मेरे ख्याल में जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जब हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। साथ ही कल एक 31 ट्रेड यूनियंस ने इकट्ठे होकर एक, कल हमारे साथ आपको याद होगा क्लासरा साहब को मैसेज आया था सईद गनी साहब का, तो सईद गनी साहब ये तकरीर कर रहे थे 31 ट्रेड यूनियंस के एक इजलास में, जिसमें ये कहा गया कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे सईद गनी साहब भी आ जाएं और ये भी पूछेंगे कि जो काम आप अपनी गवर्नमेंट में कर रहे थे तो इसमें आप इसको क्यों रुकावट डाल रहे हैं। और इसके साथ ही शाजिया मैं इंडोनेशिया का भी जिक्र कर दूंगा, जहाँ पे एक 17,000 जजीरों में स्ट्राइक चल रही है। और आखिर में बात करेंगे कमर सिराज से, स्टोरी का फॉलो अप लेंगे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी मार्क की है, 20 दिनों में उसकी रिपोर्ट आनी है, उसकी लेटेस्ट और ताज़ा क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, क्या शेयर करेंगे आज आप? हाँ जी शाजिया, आज 3 ये स्टोरीज़ हैं जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल बाद जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था 6 अरब रुपए का, नेशनल पुलिस फाउंडेशन का, जो अंजुम अकील खान साहब थे, नवाज लीग के MNA इसमें मुलविस थे, और उसमें मज़ीद क्या खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं, कैसे इसको लूटा गया है, और इसमें सिविल, मिलिट्री, ये ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस का क्या इसमें शेयर रहा है, कौन से लोग हैं जिन्होंने कितने कितने प्लाट यहाँ पे अलाट करे हैं, कौन सा वो अफसर है जिसने 10 प्लाट अपने और अपने ख़ानदान को अलाट किए हैं। एक लंबी लूट मार की कहानी है, वो शेयर करेंगे। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग, ये तो आपने ब्रेक की थी डॉक्टर साहब, ये स्टोरी तो आपने ब्रेक की थी और इस पे आपने बड़ा काम किया था। जी काजी साहब, ये 30 जनवरी 2011 को ब्रेक की थी और इसका फॉलोअप एक और स्कैंडल हमने रोज़नामा दुनिया में दिया था। और बाकायदा ये जो जजमेंट आई है 82 पेजेस की, इसमें रोज़नामा दुनिया की हमारी स्टोरी को इसका बाकायदा तौर पर जजमेंट में हिस्सा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको हिस्सा बनाया है। जी इस पे कॉलम भी है। तो एक तो वो शेयर करेंगे कि इसमें शौकत अजीज़ साहब के कितने प्लाट थे, उनका क्या बना है, और वो 156 लोग कौन हैं जिनके नामों को उन्होंने कैंसिल किया है कि इनके प्लाट आप कैंसिल कर दें। लंबी कहानी है जो आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करेंगे। एक और बड़ी स्टोरी है, एक डेवलपिंग स्टोरी है। कल यहाँ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होना है हफ्ते के रोज़, जिसको इसाक डार साहब सदारत करेंगे। एक उसकी हम आपके साथ एक खबर शेयर करेंगे, कैसे शुगर मिल्स मालकान ने एक नया मंसूबा बनाया है कि अरबों रुपए की चीनी जो है वो हुकूमत को फ़रोख्त की जाए। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि हुकूमत खुद मालिक है, इसमें अपोजिशन और जो हुक्मरान जमात के सियासतदान हैं इनकी अपनी मिलें हैं, अपनी ही मिलों से अरबों रुपए की नई चीनी खरीदने का फैसला किया जा रहा है। और कल इसका इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में इसकी समरी आ रही है। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे फ़ौज और नेवी का नाम इस्तेमाल करके ये शुगर मिल्स मालकान जो हैं अपनी चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक है क्लास। और साथ में तीसरी जो है एक छोटी सी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त ये डेड लॉक चल रहा है, उस डेड लॉक के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे कि 2 दिन से सेनेट ऑफ पाकिस्तान क्यों बंद पड़ा है और चौधरी निसार अली खान साहब और अपोजिशन में जो लड़ाई हो रही है उसका क्या अंजाम बताइएगा कि चौधरी निसार माफी मांगने पर रजामंद हुए या नहीं। प्रोग्राम में आगे चलकर क्लास इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है
हमें मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल होगी। कायद साहब, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की जो कामयाबी है, आप क्या समझते हैं, किन बातों पर इन्हिसार करते हैं? कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी होगी। जब शुरू में इसका आगाज किया तो बड़ा आपने अच्छे तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, जो एक कम्प्लेक्सिटी है, हाँ। एक जो पेचीदगी है, उसको आपने पॉइंट आउट किया कि ये कोई आसान रास्ता तो होगा नहीं। ठीक है, ड्रोन हमले भी आ रहे हैं, इमरान खान साहब रोक सकें या ना रोक सकें, मगर आजकल वो फिर से एक उनकी गर्मी और तुंदी और तेजी आ गई है। भले उन्होंने जो बयान बिलावल भुट्टो के हवाले से दिया है, या आप ये जो नेटो के हवाले से वो बयान दे रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि हम महंगाई पे एहतजाज करने के लिए बाहर भी आएंगे, तो एक गर्मी आ रही है। मगर बात ये है, लोग जो हैं, पता नहीं क्लास साहब इसको कैसे देखें, कि वो चाहते हमें अमन चाहिए। मेरे ख्याल इस बात पे तो हमारा कोई, भाई आप मुज़ाकरात कर लें, आप कुछ कर लें, हमें इस मुल्क में अमन दे दें, रोजगार दे दें। इसीलिए लोग देख रहे हैं, मैंडेट भी बादिल नज़र में इसीलिए दिया गया था इनको कि जी हमारी मैशत ठीक करें, हमारा अमन बहाल करें। और आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रल वादे भी यही थे, हाँ। इलेक्ट्रल इश्यूज भी यही थे कि हम आपको ब्रेड एंड पीस, रोटी और अमन हमें चाहिए। अगर ये बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं, वेरी गुड, हमें करके नतीजा क्लास साहब, बातचीत में कुछ दो कुछ लो, एक हाथ लो की पॉलिसी होगी तो कामयाब होंगे, हो सकते हैं मुज़ाकरात। क्या ख्याल है आपका? ये शाहजिया काजी साहब ये ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ पागल ही होगा जो उस अमन के खिलाफ बात करेगा या ये कहेगा कि इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का हर एक बंदा चाहता है कि यहाँ पे अमन है और पीस होना चाहिए, लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है जो आप बात कह रहे हैं, कुछ लो और कुछ दो। हुकूमत पाकिस्तान उनको क्या दे सकती है और उनसे क्या ले सकती है? जो मुझे अब तक लगा इस पूरे मुज़ाकरात के इस मामले को फॉलो करके कि हमसे तालिबान सब कुछ लेना चाहते हैं, जवाब में वो शायद वो कह देंगे ओके ठीक है जी कि हम आपके साथ हम सीज़ फायर को तैयार। अभी तक वैसे सीज़ फायर हो ही नहीं है, जो मेरे लिए बड़ी हैरानी की चीज़ है कि दुनिया मुमालिक में मोस्टली होता है कि इस तरह के पीस इनिशिएटिव में जो पहला काम करना चाहिए आपको सीज़ फायर। उन्होंने सीज़ फायर क्लास साहब मशरूत की हुई है कि आप ड्रोन हमले बंद कर दें, हम सीज़ फायर कर देंगे। ये कल ही देख लें, मेरा ख्याल परसों की खबर थी कि 4 हमारे फौजी जो हैं वो रोड साइड बम के एक ब्लास्ट हुआ है, वो शहीद हुए हैं। एक तरफ तो कैजुअल्टीज आपकी ऑन ग्राउंड जारी हैं और उसके बावजूद भी एक तरह का पॉजिटिव साइन हुकूमत पाकिस्तान तो दे रही है। ड्रोन जो है ये मान लेना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान के बस की बात। हम तो अभी तक ये नहीं फैसला कर सके, जो कल काजी साहब और मैंने बहस की थी बड़ी लंबी, और वहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इससे भी बड़ी खौफनाक बहस हुई कि ड्रोन में आपकी हलाकतें कितनी हुई हैं। आपके पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर नहीं है, लोगों का पता नहीं है, नाम्स नहीं है, मासी और चंद नॉन किस्म के बेचारे, जैसे हमने नबीला को देखा है वहाँ पे US कांग्रेस में। इस तरह के इंडिविजुअल केसेस के अलावा तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है कि कौन मरा है, कौन जिया है। एक तरफ कहा जा रहा है 2200 मिलिटेंट्स हैं जो मारे गए हैं या दहशतगर्द हैं ड्रोन हमलों में, जो कि एक तरह का हुकूमत खुद एडमिट कर रही है कि ड्रोन हमले कामयाब रहे हैं, स्ट्रेटजी कामयाब रही है हुकूमत पाकिस्तान की या अमेरिकन के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि ये बहुत सारे सिविलियंस इसमें मारे जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बताऊँ, ये तो चलो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में परसों लड़ाई हुई है कि यहाँ सिविलियंस के बारे में आपने फैक्ट्स गलत दिए, 67 बता रहे हैं। हमने जब तारिक फातमी साहब जो हैं यहाँ पे ये फॉरेन ऑफिस के उनके मुशीर हैं, उनसे ये सवाल पूछा था कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का ड्रोन का ये मामला लेके वहाँ पे UNO जाने के प्लान कर रहा है, आप तो बताएं आपकी लिस्ट क्या कहती है? तो वो कहते हैं ये 200 से लेके 400 के दरमियान है सिविलियन की डेथ हुई है। अब 200 और 400 बहुत बड़ा मार्जिन है। इससे अंदाजा कर लें कि वो हुकूमत पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करने जा रही है उसके पास डाटा ही नहीं है। वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर कुछ और फिगर्स दे रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर सेनेट में कुछ और दे रहे हैं। जिस ये हुकूमत के पास पूरा डाटा नहीं है कि सिविलियंस कितने मारे गए हैं, उसमें दहशतगर्द कितने मारे गए हैं, तो उससे आप ये क्या तवक्को रख बैठे हैं? UNO में केस लड़ेगी, ये अमेरिका के सामने केस लड़ेगी, या तालिबान के साथ इफेक्टिव मुज़ाकरात कर सकेगी ये? अच्छा क्लास साहब, एक बात मेरी जो इसमें राय है, बात यह है कि चाहे दुनिया के इस बिसात पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बिग बिजनेस के लिए या कॉन्ट्रैक्ट या ठेकों के लिए लड़ रही हो, चाहे ये तालिबान या मिलिटेंट्स कब्जा ग्रुप या भत्ते वाले लड़ रहे हो, लड़ाई ये माल की है, पहली बात तो ये। और जब तक ये माल जनरेट होता रहेगा और इनको फंडिंग मिलती रहेगी, अब आप ये तो जानते ही हैं कि कोई बंदूक मुफ्त तो नहीं आती, ना ही ग्रेनेड जो है वो दरख्तों पे लगते हैं, ये कहीं से तो आते हैं दुनिया में। एक आप उस प्रोग्राम में शामिल थे जब बात हो रही थी कि जो इंसर्जेंसी श्रीलंका की खत्म हुई थी, तो उसकी बुनियाद ये थी कि जो मेन प्लेयर्स थे उसको जिंदा रखने वाले, उनको ड्राई अप करनी पड़ी थी उनकी फंडिंग। अब बात यह है कि ये तालिबान इस्लामाबाद वाले, कराची वाले या पता चलता है बंदा ले जाते हैं 2 करोड़ रुपए दे बंदा ले जाएं। ये कोई जहाद इस्लाम कोई माइंड सेट का इशू नहीं, ये कब्जे की लड़ाई है, ये ब्लैक मनी की लड़ाई है, और ब्लैक मनी के ढेर के ऊपर ये जैसे मैं कहता हूं इस गुनाह और जुर्म की बिसात है।
ये से कर पाएंगे या नहीं, इट्स अ वेरी बिग इफ इन दिस गिवन सिस्टम। लेकिन एक बात है कि अगर आप इसकी फंडिंग नहीं रोकते तो आप इस लड़ाई को नहीं रोक सकते। लेकिन फंडिंग कर कौन रहा है, ये भी एक एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ब्रेक लेनी है क्लास साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। इसका हल है कि मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आके मैं इसका हल बताता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। चलिए क्लास साहब से हल जानते हैं कि आखिर मुज़ाकरात कामयाब कैसे हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लासर साहब, किस तरह कामयाब हो सकते हैं मुज़ाकरात, क्या हाल है आपके पास? शाहजा, जैसे काजी साहब कहते हैं और मैं इनसे फुल्ली एंडोर्स करता हूँ कि ये कोई इस्लाम के लिए लड़ाई, तो मैं इस्लाम के अपने असूल हैं कि कैसे लड़ाई जिहाद हो सकता है, उसकी बड़ी तफसील है। इज़हारुल हक साहब का बड़ा खूबसूरत कलम भी है आज इसमें रोज़नामा दुनिया में कि जिहाद कब आप पे फ़र्ज़ होता है और कब नहीं होता। इसका जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक लिस्ट पेश हुई है जो हमने कल भी बात की थी, जिसमें बताया गया तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब जो है हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत दाखिला ने कंपनसेशन पे किए उन लोगों को जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मारे गए थे। अब काजी साहब ठीक कहते हैं कि ये सारा पैसा का मसला है, किडनैपिंग का है और रैंसम का है, भत्ते हैं, लंबी कहानी है कि क्या क्या माल मता है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो मेरी एक तजवीज़ है कि ये जो 6 अरब रुपया आप उन बेचारे उनको ये शहीदों के वर्सा को दिया है आपने, तो मजीद अगर आपने 6 अरब रुपए देने हैं और इसी तरह लोग हमारे मरते रहेंगे अपने प्यारों से, तो क्यों ना एक डील कर ली जाए और इनसे एक मुआहदा कर लिया जाए कि सर आप आराम से रहें, हमारे शहरी ना मारें, हर साल हम आपको 6-7 अरब रुपया ये जो कंपनसेशन के लिए हम उनको दे रहे हैं, हम आपको दे देंगे। आप आराम से उनके साथ अमाउंट एक तय कर लें। अमाउंट वो हर महीने उनका एक बैंक अकाउंट ले लें, दुबई में लेना चाहते हैं या वो वहीं पे कोई वजीरिस्तान रखना चाहते हैं, कोई इस्लामाबाद में बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर मंथली बेसिस पे वो चाहते हैं कि उनको वहाँ पे पेमेंट की जाए, आप मंथली बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह दें हर महीने इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। सालाना लेना चाहते हैं तो 6 अरब रुपए। ये तो झुकने वाली बात है। साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पहले झुक चुके हैं, पहले कौन से खड़े हुए हैं, पहले कौन से खड़े हुए हैं, हम जी क्या झुकने वाले हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मेरा एक पुराना कुलीग था इंडिया लखनऊ से, राज कमल सिलवानो, बाहर की किसी अखबार में जब हम काम करते थे, उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि इंडिया में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो दरखास्त लेके अंडरवर्ल्ड के पास नौकरी लेने जाते हैं कि जनाब हमें नौकरी दे दें, और वहां पे उनके इंटरव्यूज होते हैं। ये जो अंडरवर्ल्ड, आप जब आपकी रियासत न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में श्रिंक होती जाए, आप प्राइवेटाइजेशन करके नौकरी किसी को पीएन न रख सकें, जब आप एक इदारा प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसमें किसी चपड़ासी को भी नहीं रख सकता। आप इनको पैसे ना दें, आप नार वजीरिस्तान में सड़क और स्कूल लेके जाएं, आप बिलियंस ऑफ डॉलर फौज और उसको मारने पे खर्च ना करें, उनके एक दुनिया, खूबसूरत दुनिया तख्लीक करें, उनको जोड़ें और इनको आइसोलेट कर दें। भत्ता आप दे रहे हैं, भत्ता आप बलूचिस्तान में भी दे रहे थे, बुख्ती साहब और ये सारे लोग जो रॉयल्टी के नाम पे पैसे ले रहे थे, और एक आम बलोची उसका क्या हाल है। मैं जो बात रोता हूं वो ये है कि आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आबादियों को जोड़ते हैं, रिट कायम करते हैं। अमेरिका में जितनी स्टेट्स हैं, 52 जो जितनी भी हैं, वो बम मार के किसी ने नहीं बनाई, वो स्कूल बनाई, स्कूलों के लेकिन कायद साहब उनकी जिहादी सोच को कैसे खत्म करें? किसको? तालिबान की तालीम के जरिए स्कूल बनाए ना, स्कूल बनाए ना। आप मुझे जवाब देने दें। 3 करोड़ बच्चों को स्कूल से रखें बाहर और उनको तालिबान और इन लोगों के रहमो करम पर छोड़ दें और मदरसे खोलें और 0.2% के पैसे रखें आप अपनी तालीम पर। तालीम जो है वो आप जो हुक्मरानों के बच्चे हैं वो कैम्ब्रिज में पढ़ें, इलाज वो अपना इंग्लैंड में करवाएं, ये जाएं जहन्नुम में, और ये जो बाकी तालिबान ने इनका ख्याल रखें, जराइम पेशा लोग इनका ख्याल रखें। तो आपका ये प्लानिंग का इशू है क्लासा साहब, ये प्लानिंग का इशू है। आपने यूरोप में जो लड़ाई हुई थी, ये काली सदियां जो डार्क एजेस थी, उन्होंने तालीम के साथ उसको खत्म किया। वहां फिर कोई उड़ाता था, स्कूल बमों से उड़ाता था, सड़क पे बंदे को बांध के आग लगा देते थे। यूरोप में सड़क पे जो आपसे मजहब से आपके साथ इख्तलाफ करते थे, ये आप पढ़े जाके, आपके पढ़े कि उस सड़कों पे आपको आग लगा देते थे। वो कहते थे ये विच है, ये तो चुड़ैल है, ये तो जिन आ गया है इसमें। तो आप तालीम के जरिए, रोशनी के जरिए पैसे को अवाम की फलाह पे खर्च करते हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? बात यह है कि काजी साहब की मतलब मुद्दबाना वो दरखास्त जैसे लिखते हैं ना, फितवी की दरखास्त करते हैं काजी साहब को, मुद्दबाना किस्म की दरखास्त करके मैं जरा अपना आर्गूमेंट देना चाहता हूँ। अब काजी साहब मुझे ये बताइए, जितनी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपका ख्याल अनपढ़ लोग कर रहे हैं?
आप जरा डाटा तो उठा के देते हैं कि आपकी तकरीबन पढ़ी लिखी इलीट है, ये जितनी भी शामिल है। सर आपने कहा ना कि तालीम दे दे ठीक हो जाएगा। आपकी मिलिटेंसी में एजुकेटेड लॉट शामिल हो चुकी है। अब ये 2-3 दिन पहले ही बयान आया है, और यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस जो है, इस्लामाबाद की पुलिस जो है, मेरा काउंटर सर मैं थोड़ा सा अगर काजी साहब अगर इजाजत दें तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर उस्मान जो था जिसने जीएचक्यू पे ये प्लान किया, हमले का किया, ये कोई अनपढ़ आदमी था जिसने पूरा 4 दिन जीएचक्यू पे कब्जा करके रखा, कोई अनपढ़ आदमी था आपका ख्याल है? इसी तरीके से जिन्होंने जेल ब्रेक की अभी ये सारे के सारे सामने आए, जो एयर फोर्सेज में लोग थे जो पकड़े गए थे, जो मिलिट्री में लोग थे पकड़े गए थे, दहशत गर्दों को वहां बैठ के सपोर्ट कर रहे थे, ये कुछ सारे अनपढ़ लोग थे। अच्छा सेम जो अभी वो आदिल हमाद या पकड़ा गया है जो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का भाई है, एक ही घर में पुलिस अफसर रह रहा है, उसी घर में उसका भाई रह रहा है, उसने बैठ के बम्बिंग प्लान की है, उसने सारे लोग मारे हैं और खुद का। अगर पुलिस वाला अपने घर में बैठे हुए भाई को नहीं चेक कर सका तो आपका ख्याल है तलीम का इस सोसाइटी पे काजी साहब जितने मॉडल आप अप्लाई कर लें, कोई ऐसी बदकिस्मती हमारी हो चुकी है दुनिया भर में, वो सारे मॉडल सक्सेसफुल हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक हुआ है कि यूरोप ने जो डार्क एजेस से अपने आप को चेंज किया, रेनेसांस के जरिए, एजुकेशन के जरिए और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए वो रेवोल्यूशन लेके आए हैं पूरी दुनिया में। यूरोप में हमारे यहाँ ये तमाम मॉडल फेल हुए हैं, आपके मॉडल बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन ये लंदन में, ये फ्रांस में, ये अमेरिका में, मैड्रिड में, बर्लिन में ये ठीक होंगे। सोच की बात है, जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप इंटरनेट पे जाएं, पाकिस्तान के लोग साहब आप सोशल मीडिया देखें, आप सोशल मीडिया देखें, हर चीज या इस्लामिक हो चुकी है या एंटी इस्लामिक हो चुकी है। आपके पास स्पेस ही नहीं रहेगी, गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि गुफ्तगू कर लें, आप रीजनिंग कर लें। हमारी पढ़ी लिखी लाट जो है वो सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का शिकार हो रही है, वो रेडिकलाइज हो रही है। हमें अनपढ़ से खतरा नहीं है, ये मेरा ख्याल है, हमें पढ़े लिखे से खतरा हो गया। आपकी जो हायर एजुकेशन है वो 0.1% लोग भी नहीं पढ़ते, उनमें से कितने लोग होंगे उस्मान जैसे? आप तो एजुकेट ही नहीं करते। नीचे 12-14 साल के कंधारी बच्चे हैं जिन्हें जन्नत और दोजख, और उनको आपको पता है कि किस तरह उनको ट्रेन करके बम बांध के उनको भेज दिया जाता है। उसके पीछे वो काले धन के मालिक बैठे हैं जो थ्राइव करते हैं इस मैशत पे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजूर इस किस्म के कुकूज और वो नट्स आपको यूनिवर्सिटियों में भी मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटियों में आया है इस तरह से अमन आया है, वो कैसे आया है? एजुकेशन के जरिए आया है, और आपने उनको एजुकेट किया है और लोगों को, और इतनी अनइवन डेवलपमेंट रखी। मुझे कॉल लेने दें, आरिफ वाला से कॉल लेने। तलहा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखें ये अपना काजी साहब और ये ने क्या कर लड़ा ना करे, मेहरबानी करे, ठीक है? हम लड़ नहीं रहे यार, प्रयास कर रहे हैं। ड्रोन हमले जोन से है ना इधर, ये मियां साहब के बस की बात भी नहीं है, ठीक है? वो जाके ओबामा की उन्होंने मिनतरला किया है, नहीं हुआ साहब, ठीक है? अब जाके इन्हों की मिनतरला कर रहे हैं अपना इंग्लैंड में जाके, यूके में नहीं बन रहा साहब। बात ये है कि देखें मियां साहब को चाहिए कि वो अपने गिरबान में थोड़ा सा देख लें। जो उनका पोलियो एडवाइजर है इधर, वो इतना गरीब बंदा है, उसकी 15 लाख रुपए सैलरी है, उसके हाथ में गोल्ड की घड़ी है, रिंग डाली हुई है। बताएं कि वो इतना गरीब है, उसकी 15 करोड़ करनी चाहिए। ये जो टैक्स पे आके हम गरीब आवाम से रोटी टुकर सब कुछ कहते हैं कि इसका कोई नहीं है साहब। मियां साहब को ये नहीं नजर आ रहा है? आप लोग ये बैठे हैं, ये आगाह क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया तलहा आपका। जी क्लासर साहब, असल में बात यही कर रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका। हाँ जी जी क्लास साहब, एक काजी साहब इससे रिलेटेड ही मैं कह रहा हूँ कि हमारे गिर्द घेरे कैसे तंग हो रहे। कल मैं खबर पढ़ के मैं आई वॉज टोटल शॉक्ड। कल एक अंग्रेजी अखबार में थी कि सीरिया में अभी ये पोलियो के केसेस सामने हैं शाम में, कि वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको पोलियो ज़्यादा निकला है, वायरस निकला है, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये पोलियो वायरस जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ है। एक और बड़ी खौफनाक थ्रेट आ रही है, हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे बैन लगने वाले हैं कि आपके यहाँ पोलियो के केसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये शाम की खबर है, कल की। और दूसरी तरफ हमें पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने देते, हम तो इतने नाकाम होते जा रहे हैं। एक साल में 50 के करीब हमारे केसेस आते जा रहे हैं। ये मिलिटेंसी का कोई एक एस्पेक्ट नहीं है कि यहाँ पे अपने बंदे मारे जा रहे हैं तो जब मुईशत तबाह हो रही है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस और खौफनाक शक्ल में निकलना शुरू हो गए कि सऊदी अरेबिया पहले पाकिस्तान को थ्रेट कर चुका है कि आपके यहाँ पोलियो केसेस आ रहे हैं, हम आपको हज के लिए और उम्रे के लिए बैन कर देंगे। ये कल शाम ने ये क्लेम किया, वहाँ इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये जो वायरस आया है वहाँ पे शाम में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होकर गया है। तो हम तो हर तरफ से घिरे हुए हैं। हमारी जी जी साढ़े मत्थी ला देंगे, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, हमारे ऊपर डाल देंगे, हमारे ऊपर डाल देंगे। बात फिर वही केसेस आएंगे काजी साहब। दुनिया में 4 मुल्क हैं, पोलियो के कतरे लोगों को नहीं पिलाए जाएंगे तो उनको कोई नहीं पूछता जिन्होंने पूरी दुनिया में फंडामेंटलिज्म प्लांट किया है। उनको कोई नहीं पूछता। दुनिया में 205 मुल्कों में काजी साहब, लास्टली दुनिया में 205 मुल्कों में से
सिर्फ 4 ममालिक ऐसे जिनमें पोलियो केसेस मौजूद हैं, 4, उनमें हम भी शामिल हैं। चले, बहुत बड़ी हमारी फेलियर है, बहुत बड़ा एक सेटबैक है। बड़ी किसी अच्छी चीज में कासिम नुमाया नहीं हुए हम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, चीफ जस्टिस कहते हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कि कराची में असलहा कहाँ से आ रहा है, हालात अगर यही रहे तो कराची हम सबको खुदाफिज कह देगा। हम नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, हम पेशावर की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, हर शहर को देखें तो लगता है कि सब कुछ ही हमें खुदाफिज कह देगा। मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस साहब का बड़ा इंतहाई एक सीरियस, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कराची के मामले को 2-3 साल से बड़ा सीरियस लिया है, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई सामने चीज नजर। एक वो कहते हैं एक आप दीवार पकड़ते हैं तो दूसरी गिरना शुरू हो जाती है, तीसरी पकड़ते हैं तो चौथी, अब टांगों पे चादर डालते हैं तो सर के से आपकी चादर आपकी हट जाती है, सर पे डालते हैं तो टांगे आपकी नंगी हो जाती हैं। हिसाब हमारा ये हो चुका है कि एक इदारा पकड़ते हैं, दूसरा अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, जो चीफ जस्टिस ने बात की है। अगर पुलिस और रेंजर्स ने कुछ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उन पर अगरचे एक दो थोड़ी मोड़ी उस पर तनकीद भी है, एमक्यूएम के अपनी कंसर्न्स भी हैं, लेकिन इवन दैन पुलिस और रेंजर्स कराची में ऑपरेशन अच्छा कर रहे हैं। अब जो नई चीज आ रही है, चीफ जस्टिस सी कह रहे हैं कि कराची के अंदर वेपन आ कैसे रहे हैं, यहाँ पे ड्रग्स कैसे आ रही है। कस्टम हुकाम जानते ही नहीं है, कस्टम हुकाम जानते नहीं कि कानूनी तौर पर 3 सालों में असला आया कहां से। नहीं, एक बात जो अच्छा साहब, एक बात बड़ी अहम है, वो ड्रग्स बेच रही है। एक जो बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ जो बड़ी उनकी ऑब्जर्वेशन है, बात किस तरफ इशारा करती है। आज उन्होंने बहुत से अल्फाज में एक बात कही है कि इस जुर्म की मैशत को अगर आपने कराची में डिसमेंटल ना किया, चाहे उसमें ड्रग भी है, उसमें भत्ता भी है, उसमें अगवा बराए तावान भी है, अब बात फिर वहीं आ जाती है। जो इशू आपका तालिबान, जो आपका इशू तालिबान के साथ है, वो इशू कराची गोल्ड माइन है इस वक्त कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो जाते हैं वहां मुशक्कत करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल हब है और इकोनॉमिक हब है। और उनका अब लियारी का मसला ले लें। हमने यहाँ स्टोरी की थी कि लियारी में से बहुत सारा माल गुजर के जाता है जो आपके पोर्ट से और इधर से आप इंपोर्ट करते हैं। अब उसकी मैशत पे आगे गलियों में गैंग बैठे हुए हैं, भाई यहाँ से गुजारना है तो हमें पैसे। अगर आप अच्छा, अब इस जुर्म की मैशत में अगर सियासत शामिल है उसको पकड़ा जाए, अगर एजेंसी शामिल है उसको पकड़ा जाए, और कोई और आपका एक रियासत का पिलर कह रहा है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आपके हाथों से कराची फिसल रहा है, फिर कब हमने आंखें खोलनी है। तो जब तक आप जुर्म की मैशत को डिसमेंटल नहीं करते, और मुझे नहीं लगता इस निज़ाम में रह के आप इसको डिसमेंटल कर सकेंगे, आपको बुनियादी इकोनॉमिक जो है रेडिकल चेंजेस करनी पड़ेंगी, और आपको इन जराइम पेशा लोगों को मनस्से शहूद से हटाना पड़ेगा, तो फिर कुछ हो पाएगा। मुझे ब्रेक लेनी है काई साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद खुशामदीद। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि हर जगह मईशत की लड़ाई है, कब्जे की लड़ाई है। जैसे कि कल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि कराची में भी सिर्फ कब्जे की लड़ाई है, सिर्फ लिसानी बुनियादों पर ये लड़ाई नहीं चल रही। कल हम अपने प्रोग्राम में बात की थी कि जुनूबी वज़ीरिस्तान में किस चीज़ की लड़ाई है, कि क्या वहाँ भी मिनरल हैं, कि वहाँ कौन से सोने के तांबे के ज़खायर हैं जिनकी वजह से जो तालिबान है और मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी हैं। काई साहब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए हैं आज कि जुनूबी वज़ीरिस्तान में किस चीज़ की लड़ाई चल रही है, कौन से सोने और तांबे के ज़खायर हैं जिन पर कब्जे की लड़ाई है। जी काई साहब, बेसिकली तमाम जो लड़ाइयाँ तारीख में हुई हैं वो मैशत उसकी बुनियाद वही रही है, लेकिन मैं खास तौर पे मैंने भी ज़्यादा पता नहीं था, मैंने एक जगह आजकल मैंने इस पर देखा तो मेरे पास एक तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 1996 में एक सीएसविक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने एक फाइंडिंग ये दी थी कि यहाँ पे जो वो मैं आपको तफसील बताता हूँ कौन कौन से मिनरल्स हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में एक में से 10 जगह आप जाते हो तो एक जगह पे आपको ज़ख़ीरा मिलता है। ये रेशो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 1 और 3 की है कि 3 जगह अगर आप जाते हैं तो एक जगह निकल आते हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा तो बड़ी खौफनाक स्टोरी, उसमें यह है कि वहाँ पे तांबे के ज़खायर हैं और वहाँ इस सर्वे के मुताबिक अगले 40 साल तक जितना ऑयल और गैस है वो 40 साल तक पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे तांबा है, कापर है, मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बात करूँ। अच्छा, वहाँ पे आधी आबादी अब भी मादनियात के मैशत के साथ जुड़ी हुई है, मगर वहाँ तकलीफ दे बात यह है कि वो गैर या कम या नीम साइंटिफिक तरीके से ब्लास्टिंग करके या बुलडोजर के जरिए वो मिनरल्स निकाल रहे हैं और वो वहाँ से स्मगल होकर चाइना चली जाती है। इस तरीके से निकालने का नुकसान ये है कि बहुत सी मिनरल तबाह हो जाती है क्योंकि नॉन साइंटिफिक तरीके से हमारे काम नहीं आते। अच्छा, वहाँ पे अच्छा इसमें जो डॉक्टर समर मुबारक, अब देसी जो हमारे हैं क्योंकि इनका जरा एतबार हमें कम होता है, डॉक्टर मुबारक कहते हैं कि यहाँ ये अनदर रिकॉर्डिक है, वजीरिस्तान में एक और रिकॉर्डिक है क्योंकि यहाँ कापर है, गोल्ड है,
और ये बहुत सारे छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है। ये कुछ 16 किलोमीटर या इतना एरिया है कि जिसमें से आप इसको निकाल सकते हैं। और वहां की आज भी जो मैशियत है, बेसिकली आधा वजीरिस्तान जो है वो इससे रिलेटेड है, मगर ये इलीगल ट्रेड हो रही है और यहां से ये निकाल के हम चाइना भेज रहे हैं। तो इसमें हम अगर वहां पे वो जो मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, वहां सड़क जाए, वहां पैसा जाए, वहां पे साइंटिफिक जो आपका नो है वो जाए, और ये एक इलाका आपको 40 साल जो रोज आप लोड शेडिंग है उससे निजात दिला सकते हैं अगले 40 साल। साइंटिफिक तरीके से कौन निकाल के चाइना भेज रहा है? वहां के लोग है ना, क्योंकि वहां पे आपकी चाइना भेजे तो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो उन लोगों के नहीं, वहां से स्मगल होकर चाइना जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता। वो वहां से चीज निकालते हैं, वो बिकती है, वो महंगी, इसे एक्सपेंसिव अर्थ जिसे कहते हैं, महंगी जमीन के जो हिस्से हैं वो जाके उधर बेच आते हैं। तो अगर हम वहां जाएं तो मैं यही कहता हूं कि ये जंगों के जरिए नहीं हो सकता। ये समाज को तरतीब, आप अपने घर का जो लान बनाते हैं वहां आप गोला बारूद फेंकते हैं, उसे काटते हैं ना, उसकी क्यारियां बनाते हैं, उसे यही समाज भी है। और यही मेरी राय है, गलत या सही तो हो सकती है। क्लास साहब, आपका टेक, एक नई बात है हमारे लिए कि नॉर्थ वजीरिस्तान में भी मिनरल्स हैं। काजी साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, इनकी अपनी इस पर रिसर्च होगी, मैं उनको चैलेंज नहीं करता क्योंकि मैंने काउंटर रिसर्च नहीं की। मैं तो और से ये FRC ये है फाटा रिसर्च सेंटर है, इसके बाद ये आपकी ब्रिटिश पेट्रोलियम की फाइंडिंग्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक डिफरेंट टेक है। जब हम लोगों को ये उम्मीदें दिलवा देते हैं कि हमारे पास 40 लाख फलां है, इतने सालों के लिए हमारी बिजली हो जाएगी, लोग एक अंधी उम्मीदें बांध लेते हैं। यही कुछ हमने थारकोल में देखा। ये समरकंद मुबारक साहब जो हैं इंतहाई ऑनरेबल आदमी हैं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इनको, मुल्क और कौम के लिए बड़ी इन लोगों की खिदमतें हैं जो हमारी उस तरीके के नहीं हैं। इन्होंने यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और इनको अच्छा खासा यहाँ करोड़ों रुपए दिए गए थे कि थारकोल में जाएं, सिंध में जाएं और वहाँ पे जो हमारा कोयला पड़ा, और हमें कहा कि हज़ारों साल के लिए हमारी बिजली पैदा हो सकती है, इतना थारकोल पड़ा हुआ है। वो प्रोजेक्ट किधर गया? उसका कभी आपने सुना है कि उन्होंने क्या किया? समरकंद मुबारक साहब ने उस पर रिसर्च हुई। अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ। रिसर्च हुई, पता यह चला दुनिया का महंगा तरीन कोयला हमारे वहाँ पर रिजर्व में पड़ा हुआ है। इसको रिफाइन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जितना पानी चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी पे कास्ट चाहिए, उससे बेहतर है कि फ्यूल पे जो बिजली बना रहे हैं बनाते रहे, ये आपको सस्ती पड़ती है। सो हमारे पास हम बातें कह देते हैं, ये जो बातें निकाल रहे हैं लोग, ठीक कह रहे हैं, नॉन साइंटिफिक तरीके से लोग निकाल रहे हैं वहां पे ऑलरेडी। चलो ये थारकोल पे बड़ी मजे की बात बताऊं, चाइनीज कंपनीज भी आई थी, दुनिया के कुछ और कंपनीज भी आई थी, उन्होंने भी वहां पे आकर रिसर्च की, उन्होंने भी आके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। आखिर वो भी हाथ बांध के चले गए कि आपके पास जो कोयले के रिजर्व है ये यहाँ पे ये एनर्जी के लिए उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में यहाँ पे जो सहाफियों को ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने खुद कहा था कि पाकिस्तान का कोयला बहुत महंगा पड़ता है, अगर हम भारत से मंगवाया जाए तो हमें सस्ता पड़ता है। भारत ने पेशकश भी किए हमसे मंगवा लें। सो ये जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे अवेलेबल होंगे, मिनरल्स भी होंगे, यहाँ टेक्नोलॉजी भी होगी, लेकिन हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं है कि इनको यूटिलाइज कर सकें। इवन दुनिया की कंपनीज भी हाथ बांध के चली गई हैं कि आपके यहाँ जो रिजर्व हैं वो हमारे किसी काबिल नहीं, हम इनको प्रोसेस नहीं कर सकते। इनको थारकोल सबसे क्लासिक एग्जांपल, लेकिन काजी साहब ठीक कह रहे होंगे, हो सकता है कि नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल एरियाज में वो बेहतर तरीके से आकर नहीं कर सकें, वो बेहतर तरीके से मेरी क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं है, स्टडी नहीं है, सो मैं कोई इस पे कमेंट आया सच नहीं है। क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। मैंने आज आपका कॉलम पढ़ा अंजुम अकील केस पर और बड़ी हैरानगी हुई कि किस तरह 4 अरब का जो स्कैंडल था 4 करोड़ में तय हुआ, और फिर अब आपने एंड में आपने लिखा कि आप दोबारा कमर जमान जो है वो इसकी नए चेयरमैन नैब जो है वो इसकी रिकवरी कर सकेंगे। और इस्लामाबाद में एक किनाल का प्लॉट एक 100 रुपए में बेचा गया। 100 रुपए में तो 2 वक्त का खाना नहीं आता। हमें भी पता बता दें, हम भी साहिब प्लॉट हो जाएं अगर 100 रुपए में अगर मिलता है। ये बड़ा एक कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 82 पेजेस की एक अपने जजमेंट इन्होंने वो किया, रिलीज किया, जो अंजुम अकील केस खान नेशनल पुलिस फाउंडेशन का 6 अरब रुपए का स्कैंडल था, जो मैंने अंग्रेजी अखबार में 30 जनवरी 2011 को फाइल किया था कि कैसे अंजुम अकील खान ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एमडीज के साथ मिलकर अपनी ही फाउंडेशन को उन्होंने 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया था मेरी उस खबर पे, और प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। FIA के डायरेक्टर थे उस जफर कुरैशी साहब, उन्होंने गिरफ्तार किया इनको अंजुम अकील खान साहब को। FIA ने इन पर केसेस किए, इन्होंने लिख के दे दिया था बाकायदा, वो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि मैं 6 अरब रुपए वापस करने को तैयार हूँ, एक सेटलमेंट की थी। और लेकिन ये बड़े आपको पता समझदार है ब्यूरोक्रेसी, 6 अरब रुपया कौन वापस करता। उन्होंने वहां पे जब ये हुकूमत खत्म होने से पहले, रहमान मलिक साहब की हुकूमत खत्म होने से पहले, वजारत दाखिला 10 रोज पहले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होने से 10 रोज पहले एक नया मुआहदा किया गया। उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे सदीक अकबर साहब थे, जो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे जाके खोसो साहब नगरियान वजीर आजम के। उन्होंने ये मलिक साहब के कहने पर, रहमान मलिक साहब हर स्कैंडल में कहीं ना कहीं फीचर करते हैं, वो
उनके कहने पे एक नई डील की गई थी जो हमने रोजनामा खबरें में अप्रैल में हमने उसको आके ब्रेक किया था, जिस पे फिर सुओ वोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और बाकायदा हमारी उस खबर को रोजनामा दुनिया की खबर को इस जजमेंट का उन्होंने हिस्सा बनाया है और जिक्र किया है कि उन्होंने वहां से उठाई थी खबर जो हमारे अखबार में छपी थी। उसके मुताबिक जो नई डील की गई थी, अंजुम अकील साहब ने 2 अरब रुपए तो दे दिए, उन्होंने एक क्रिस्टल कोड था वो दे दिया, लेकिन उन्होंने 4 अरब रुपए जो मामला था देने थे नेशनल पुलिस फाउंडेशन को 4 करोड़ में सेटल किए। जो सेक्रेटरी दाखिला सदीक अकबर साहब थे, उस नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एमडी थे ज़ाहिद महमूद साहब, एक जोया साहब थे कंट्रैक्ट के वहाँ पे अफसर थे, और इस्लामाबाद के आईजी जो उस नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वो मेंबर थे। इन्होंने बैठ के एक खुफिया मुआहदा किया कि 4 अरब रुपए को इन्होंने सेटल किया 4 करोड़ में। अंजुम अकील खान को कहा गया और मुख्तलिफ कानूनदारियाँ की गई कि ये पैसे लें, 4 करोड़ दें और 4 अरब रुपया ले दें। जब ये स्टोरी सामने आई तो चीफ जस्टिस ने फिर नोटिस लेकर प्रोसीडिंग की। कल उसका फैसला आया है, वो बड़े खौफनाक, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल दी गई है। एक तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई, जो आप कह रही हैं कि लिस्ट एक सामने आई है, 156 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लाट्स अलाट किए गए, जिनमें 10 लोग ऐसे हैं जिनको 100 रुपए पे एक कनाल अलाट की गई है और एक प्लाट की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए है। ये जहन में रखिए। कौन कौन है इसमें शामिल? नाम ये बिजनेसमैन है, ये मोस्टली बिजनेसमैन है। मैं नाम भी उनके आपके साथ शेयर करता हूं मैं। उसमें जहीर महमूद साहब हैं जिनको 100 रुपए का प्लाट मिला है। इसके बाद मुदस्सर शिराज हैं, सैयद मोहम्मद अब्बास साहब शिराजी हैं, सैयद आफिया काजमी हैं, उसके बाद सफ़ीर हुसैन शाह साहब हैं, अब्दुल सितार हैं, उनकी बीवी शफकत सितार हैं, अरशद मुनीर हैं, तैयब अजीज हैं, उनकी बेगम साहबा हैं। इनको 100 रुपए के प्लाट अलाट किए गए। साहब 100 रुपए का तकल्लुफ क्यों किया इन्होंने? बस वो टोकन मनी होती है बाज़ दफ़ा अपना बजट पूरा रखने के लिए। इसमें शौकत अजीज साहब के 3 प्लाट हैं वहाँ पे और 16 लाख रुपए में उन्होंने 3 प्लाट लिए थे। उनकी बेगम साहबा के नाम पे भी है। अब उनका जो प्लाट है वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं शौकत अजीज साहब के साथ में। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ख्याल है सबसे अनफॉर्चुनेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत बड़े दुख की बात है कि 15 के करीब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, बड़े ऑनरेबल लोग समझे जाते हैं, उन्होंने जो पुलिस के शहीदों के लिए प्लाट थे वो उन्होंने अपने बीवी बच्चों को अलाट किए। ज़रा उन 15 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के नाम सुने, मैं आपको नाम पढ़ के देता हूं जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को। सुनेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है क्लास साहब। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ नाम जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने शहीदों के जो प्लॉट थे अपने बीवी बच्चों के नाम किए। नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लास साहब बताइएगा किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए, किस किस ने प्लॉट्स अपने बीवी बच्चों के अपने नाम किए? ये आपने वो तो सुन लिया 100 रुपए में ये कैसे एक कनाल का प्लाट या 3-3, 4-4 करोड़ का अलाट किया गया। अब सुने वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, बड़े ऑनरेबल लोग, जो एक जो मिसाल होनी चाहिए अपनी पुलिस फोर्स के लिए कि जो शोहदा के लिए प्लाट होने चाहिए थे पुलिस वाले, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जिन लोगों ने अपनी जानें दी इस मुल्क और आवाम के लिए, उनके प्लाट जो हैं इन अफसरान ने, जो आला अफसरान थे, अपने बीवी बच्चों को अलाट कराए। एक से ज़्यादा लिए। ये कानूनी तौर पर एक ले सकते थे, किसी ने 3 लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 8 और किसी ने 10-10 प्लाट लिए पुलिस के अफसरान ने। नाम सुने ज़रा, ये आईजीज़ हैं इस वक्त या ये रिटायर हो चुके हैं। आप इनमें जो नाम आ रहे हैं, सबसे बड़ा जो नाम है वो यहाँ पे अफजल शिकरी साहब हैं। इन्होंने 8-10 प्लाट लिए अपने बीवी बच्चों को, एक 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा अलाट करवाए हैं। इसके बाद जो बड़े नाम हैं यहाँ पे कलीम इमाम साहब हैं, साबिक आईजी मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, इसके बाद आईजी मुहिब असद हैं, रफ़ीक हैदर हैं, बहराम तारक हैं, राना अल्ताफ़ मजीद हैं, अब्दुल कादिर हई हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, वजाहत लतीफ़ हैं, मंजूर अहमद हैं, इसरार अहमद हैं, IM मोहसिन हैं, सिकंदर हयात हैं, मोहम्मद अमीन हैं और इफ्तिखार रशीद हैं। ये वो लोग हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बड़े दुख की बात है कि इन अलावा अफसरान ने पुलिस के शोहदा के लिए जो प्लाट थे वो अपने बीवी बच्चों को अलाट करें। इसमें जो एक और अहम चीज़ आ रही है, वो जो स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब हैं, इनके समधी जो हैं इफ्तिखार अहमद खान, ये यहाँ पे ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन के MD थे। इन पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया, इनके समधी के खिलाफ, कि इन्होंने उनके साथ अंजुम अकील के साथ मिल के ये पूरा फ्रॉड कराया है और सब इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इन्होंने काम किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है अगर आप ये प्लाट रखना चाहते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर जो मार्केट प्राइस है वो अदा करें, आप पेमेंट करें, वापस कर देंगे, तमाम इन पैसे नहीं देंगे, कैंसिल कर दिया गए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है काजी साहब इस केस में, ये जो मेरे कहना 100 रुपए वापस ले जाएं, अपना 100 वापस ले जाएं, प्लाट दे जाएं वो ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो कमर जमा चौधरी साहब हैं, नैब के चेयरमैन हैं,
ये उस वक्त 2011 में जब मैंने स्कैंडल फाइल किया था, ये वहां पे सेक्रेटरी दाखिला थे, वो सीक्रेट रिपोर्ट इनके पास गई थी जिसकी बेस पे मैंने स्टोरी बनाई थी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी और उसको डंप किया था कमर जमान चौधरी साहब। चलिए देखते हैं कि आप कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं क्लास साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा कि इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई करें, तो उसमें फिर वही अपने ये कमर जमान चौधरी साहब के पास एक स्कैंडल पहुंच गया है जो मौजूद थे वहां पे जब ये स्कैंडल सामने आया। तो सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि चेयरमैन नैब साहब जो हैं इसको कैसे और किस तरीके का इनको करेंगे। मेरे ख्याल में आप ये जजमेंट पढ़ने वाली है सही जी। तो ये हिसाब हुआ जो लूटमार की गई है और जिस तरह के गरीब सिपाहियों के लिए प्लाट थे वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बीवी बच्चों को 8 प्लाट अलॉट, वो शहीदों के प्लाट ये समझ होंगे गाजियों ने ले लिए हैं कोई, तो ये खैर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये मैं आज एक स्टोरी देख रहा था कि तकरीबन 31 ट्रेड यूनियन जो हैं उन्होंने इकट्ठे होकर शाजिया कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है लड़ेंगे। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बड़े ऑनरेबल सेनेटर हैं और पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर भी हैं, सईद गनी साहब, वो इसको चेयर कर रहे थे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ प्राइवेटाइजेशन पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई थी, जब इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की थी और जब ये इन्होंने कहा था जी शेयर्स लेके देंगे और कमर जमान कायरा और वो बेचारे वर्कर रो रहे हैं, तो वो हमारे साथ जी आप हमारे साथ लाइन पे हैं गनी साहब? जी जी काई साहब। तो हजूर ये तो बताएं, आपने खैर कोई मेजर प्राइवेटाइजेशन तो नहीं की मगर छोटी मोटी काम तो उधर भी हुआ। तो अब ये IMF के हाथों मजबूर हैं, 31 इन्होंने इदारे बेचने हैं, तो अब आप मूवमेंट लेके सामने आ गए हैं, तो आपके क्या इरादे हैं और ये भी बता दीजिएगा आपने अपने दौर में जो किया था वो क्यों किया था? साहब एक तो ये है कि हमारे पिछले 5 साल दौर में कोई मेजर प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई और हमने वर्कर्स को 12.5% शेयर जरूर दिए थे जो सरकारी इदारों में थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में यही तौर पर कुछ प्राइवेटाइजेशन हुई, लेकिन उसमें भी जो मेजर इदारे थे वो गालिबन PTCL के कुछ शेयर दिए गए थे, लेकिन मैनेजमेंट जो थी वो हुकूमत के पास रही और वो शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आम लोगों को दिए गए। और उसके अलावा एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो कोर्ट ऑफ पावर प्रोजेक्ट था। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन पीपुल्स पार्टी के दौर में हुई वो बहुत ही छोटी थी और गालिबन मोस्टली वो इदारे ऐसे थे जो बंद हो गए थे और वो प्राइवेट लोगों को दिए गए ताकि वो चलो ये तो हो गया, मान लिया आपका बड़ा अच्छा डिफेंस किया। आप करना क्या चाहते हैं? 31 बड़ी ट्रेड यूनियंस आपके पीछे खड़ी हैं, तो क्या आप इसे थाट करेंगे? क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में आप? नहीं, इसमें मुझे अगर थोड़ी सी आप इजाजत दें, ये 31 तो उन्होंने पहले मरहले पे कहा था, लेकिन बाद में जो उन्होंने लिस्ट जारी की है उसमें 68 इदारे ऐसे हैं जिनको वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। कई साहब मैंने जब सेनेटर में बना तो मैंने पहला क्वेश्चन जो सेनेट में जमा कराया था वो प्राइवेटाइजेशन के ही मुतालिक था और उसमें मैंने ये पूछा था कि मुझे ये बताया जाए कि कितने इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं 91 से लेकर 2013 तक और उनमें से कितने इदारे बंद हो गए। तो दिलचस्प बात यह है कि जवाब दिया गया मुझे, उन्होंने कहा कि हुकूमत और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो ये चेक कर सके कि उनमें से कितने इदारे बंद हो गए। अच्छा, जब प्राइवेटाइजेशन का आगाज हुआ 91 में तो उस वक्त ये कहा गया कि क्योंकि ये इदारे हमारे ऊपर बोझ है और उनका खसारा बहुत ज्यादा है और हमारी मईशत इनको उठा नहीं सकती है, तो इसलिए हम ये प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। 167 ट्रांजेक्शन हुई, तकरीबन 4.5 खरब रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को उन इदारों के बेचने की बदौलत हासिल हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या उस सारी प्राइवेटाइजेशन के बाद मुल्क की मईशत बेहतर हो गई? क्या वो इदारे चले, उन्होंने इस मुल्क की मईशत में कोई अपना किरदार अदा किया या नहीं किया? वो मोस्टली बंद हो गए हैं, ये खबर आ चुकी है, बंद हो गए हैं। यही तो काई साहब मेरा नुक्ता है कि जब 167 ट्रांजेक्शन के बाद आपकी मईशत पे कोई बेहतरी नहीं आई तो 68 और इदारे बेचकर क्या इस बात की? अच्छा, अब आपकी आखिरी सवाल ये बताइए, क्या स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, क्योंकि जिन आप लेबर लीडर से मिले हैं और आपने कुछ लिखा भी है कि आप क्या प्लान है? हाँ जी, लाहेअमल क्या है? देखिए काई साहब, मैं आपको बताऊं कि हम इंतहा तक चले जाएंगे इसकी रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसे इदारे प्राइवेटाइज हो जाएं, अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जिसके अरबों रुपए के असासे हैं और जिसका मुनाफा बेइंतहा है, वो कहते हैं कि खसारे में जो इदारे हम उनको बेच रहे हैं। एक इदारा है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका लोगों ने शायद नाम ही सुना होगा, 264 लोग इसमें काम करते हैं और पिछले 10 सालों में 9 अरब 35 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। अब ऐसे इदारे अगर ये प्राइवेटाइज करने जाएंगे तो इससे सिवाय हुकूमत का कोई मकसद नहीं है कि अपने चंद शहीदों को ये नवाजें और उनकी मईशत को
बेटा। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, गोया बड़ी उन्होंने बात ये की कि जो मुनाफा जिस तरह OGDCL ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, तो जो प्रॉफिटेबल है कंसर्न्स हैं आप उनको क्यों प्राइवेटाइज क्यों करें? आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, इसको फॉलो अप करते रहेंगे। क्लासर साहब, मैं आपकी ये खबर डिस्कस करना चाहती हूँ कि हुकूमत ने जो शुगर मिलों से अरबों रुपए की चीनी खरीदने का फैसला किया है, तो इनडायरेक्टली तो ये तो अपनी मिलों को फायदा दे रहे हैं। कौन सा ऐसा सियासतदान है बड़ा जिसकी अपनी मिल ना हो? जी शाहजहा, मैं इस पे बात करता हूँ तो अभी एक छोटी सी मैं वो ये क्लैरिफाई कर दूँ, कन्फ्यूजन ना हो। जो अभी मैंने नाम पढ़े हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के, जिन्होंने 4-4, 5-5 प्लाट 20 बच्चों को अलाट कराए हैं वहाँ पे नेशनल पुलिस फंड। एक नाम मैंने पढ़ा सिकंदर हयात। हाँ जी। ये मौजूदा जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है इस्लामाबाद के, ये वो सिकंदर हयात नहीं, उनका पूरा नाम है सिकंदर हयात शाहीन। वो DIG रिटायर थे। तो एक दोस्त ने मुझे अभी मैसेज किया, उसने कहा ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि ये वो सिकंदर हयात मौजूदा जो IG हैं ये नहीं है, एक रिटायर्ड DIG थे, उनका नाम भी सिकंदर हयात था। उन्होंने 4 प्लाट अलाट कराए थे, इसलिए क्लैरिफिकेशन। अब आ रहे हैं इस पे, ये जो बात अभी की है कि कल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हो रहा है यहाँ इस्लामाबाद में, उसकी कुछ ये डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग समरी पेश की जा रही है कि इसहाक डार साहब के सामने जो ये वजीर खजाना शफकत नकवी साहब हैं, वो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक समरी भेजी है कि जनाब मेहरबानी फरमा के शुगर मिलों से 6.5 लाख मैट्रिक टन जो अरबों रुपए की कास्ट बनती है, आप जाएं और इनसे शुगर खरीद लें। और शफकत नकवी साहब ने जो बहाना इस्तेमाल किया इसमें वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं पाकिस्तानी फौज और नेवी हमें कहती है कि हमें 12,400 मैट्रिक टन हमें वो चाहिए, हमें शुगर चाहिए। जरा अंदाजा करें, 12,400 मैट्रिक टन डिमांड की है फौज ने कि हमें दी जाए शुगर। उसको मीट करने के लिए वो कहते हैं 6.5 लाख टन जो है वो खरीद लें। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपोज कर रही है, जो कल आ रही है, उन्होंने कहा है कि आप 6.5 लाख टन मत लें, हमारे पास जो इसके इंसिडेंटल चार्जेस आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये सतम जरीफी इसमें आप इसमें देख लें, जैसे आपने कहा ये शुगर मिले इन्हीं की हैं जो कल बैठ के फैसला करेंगे, खुद मालिक हैं, ये खुद फैसला करने वाले हैं, खुद समरीज बनाते हैं। और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी मिल के डट के इनको सपोर्ट करते हैं करप्शन में, लूट मार में, और फिर रोते भी हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है। और इसमें एक और चीज, लास्ट वीक हमने एक स्टोरी यहाँ पे डिस्कस की थी कि TCP जो है वो दिवालिया हो चुकी है। TCP पहले 24 अरब रुपए की सब्सिडी दे के खरीद चुकी है। TCP 100 अरब रुपए से ज्यादा की मकरूज है बैंकों की। अब उसको कहा जा रहा है कि 6,50,000 टन मजीद इन हुक्मरानों की आप उनसे खरीद लें। ये वो मिले हैं जो किसानों का 2 अरब रुपया क्लियर करने को तैयार नहीं है। ये नया डाका कल पड़ने वाला है। इसहाक डार साहब ने प्रिजाइड ओवर करना है। शफकत नकवी साहब जो हैं उन्होंने बकायदा केस तैयार करके दे दिया है कि हमारी अपोजिशन और रूलिंग लीड जो है इनकी शुगर मिले हैं, ये बेचारे नुकसान में जा रहे हैं, किसानों को पैसे ना दें, खरीद लें। बिल्कुल वो नहीं देते, किसानों को पैसे नहीं देने, वो 2 अरब रुपया खा पी गए, वो उनकी क्लियरेंस नहीं होगी। तो कल इस्लामाबाद में डाका पड़ने वाला है यहाँ। एक स्टोरी हमने लेनी थी आज, वो कमर सिराज की। अगर वो हमारे साथ लाइन पे हैं, कमर सिराज। अच्छा, इसमें यह था कि ये जो जिसका चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया था, गालबन वहां बाहर से ही उन्होंने भेजा था, तो वो दोनों तरफ से मुझे ओपिनियंस आई। तो अब एक इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी में 17 या 18 तारीख को उन्होंने ये कहा है जी कि हम जो बच्चों का पानी था जो उनको नहीं मिल रहा, वो हम उनको तो हम वो देखेंगे। और फिर कमर सिराज का, जी कमर आप मुझे बताएं, मुख्तसरन वक्त बहुत कम है, क्या लेटेस्ट है और क्या क्या उसमें फैसला हुआ है इंक्वायरी के लिए? वजीर आला पंजाब की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर DC और राजनपुर ने वादा किया है कि मैं 20 दिन के अंदर अंदर मीठे पानी की जो सप्लाई लाइन उसे मुकम्मल करके पानी पहुंचा दूंगा। इसके अंदर DC और राजनपुर से यह भी वजाहत तलब की गई कि जब ये सप्लाई लाइन मुकम्मल ही नहीं हुई थी तो आपने 8 करोड़ रुपए क्यों उनको दिए और क्यों ऐसा हुआ, तो इसका वो वजाहत नहीं कर सके जी। अच्छा, तो ठीक है, आप ये देखें, अब ये अगर इंक्वायरी रिपोर्ट उनके हक में आती है तो हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे और बच्चों को पानी मिल जाए जो वहां 400-500 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर सिराज आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। कायसब क्लासर साहब, नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।